गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। और मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आप लोगों ने जो आज का लेक्चर है उसे देखने से पहले आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 1 ज़रूर देख रखा होगा, क्योंकि हम लोग उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे तो पढ़ी हुई चीज़ों को फिर से दोबारा यहाँ पे दोहराना सही नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि अगर आप इस लेक्चर की तरफ आ रहे हैं तो आप इसके पहले ज़रूर पहला पार्ट देख लें, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो आज का टॉपिक जो हम लोगों ने रखा है अपना, वो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 2, ठीक है। ये हम लोगों का पार्ट 2 है और पीडीएफ फाइल से ही जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आपको लीनियर का मतलब भी बता दिया, इक्वेशन का मतलब भी बता दिया, टू का भी मतलब बता दिया और वेरिएबल का भी मतलब बता दिया। और जो हमने पिछले लेक्चर में जितनी भी चीज़ें देखी थी वहाँ पे हमने किसी भी दो इक्वेशन को अगर ग्राफिकली सॉल्व करना हो, तो हम कैसे करते हैं। किसी भी दो इक्वेशन को अगर एल्जेब्रिकली सॉल्व करना हो तो हम कैसे करते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ठीक है, वो हमने देखा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो हमने देखा। ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में हमने देखी। तो अगर हम ध्यान दें तो मैंने आपको ये भी बताया वहाँ पे कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई हों तो उन दोनों इक्वेशन को देखकर ही हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग बनेगा या फिर पैरेलल लाइन बनेगा या फिर कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। अगर आपका पॉइंट एक ही जगह पे कट करता है तो जाहिर सी बात है वो पॉइंट इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इनका एक ही सॉल्यूशन है। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर पैरेलल लाइन है तो आपको मालूम है नो सॉल्यूशन, क्योंकि कहीं पे भी कट नहीं कर रहा। और अगर सिंगल लाइन है तो इसका मतलब सारे पॉइंट जो हैं वो पहले इक्वेशन को भी और दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। इसके बाद मैंने आपको जानकारी जो दी थी वो मैंने ये दी थी कि केवल जो नो सॉल्यूशन होता है वही केवल इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी ये जो दोनों हैं ये दोनों आपके कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। इतना सब चीज़ देखने के बाद लास्ट में हम लोगों ने एक जनरल इक्वेशन पढ़ी थी अपनी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल इक्वेशन। और हमें पता होना चाहिए कि इसमें LHS और RHS में हमेशा आपका 0 होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 दे रखी है और आपसे कोई इसमें पूछ रहा है कि मुझे A1, B1 और C1 की वैल्यू बताओ, तो आप सीधे C1 इक्वल टू 6 ना लिखें। आपको मालूम है कि सबसे पहले हमें इसे इसकी जनरल फॉर्म में लाना होगा। जब आप जनरल फॉर्म में ले आएंगे उसके बाद ही आप इसके नीचे इसको आप इससे कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद आपको A1, B1 और C1 की वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इसमें कहूँ तो A1 की वैल्यू आपको 3 मिल रही है, B1 की वैल्यू आपको -2 मिल रही है और C1 की वैल्यू आपको -6 मिल रही है। इतनी चीज़ें हमने देखी और मैंने आपको कुछ चीज़ ये भी बताई थी, जितने अननोन वेरिएबल रहेंगे उतनी आपके पास इक्वेशन रहनी चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूँ x + 2z - 3 = 0, y + z = -4 और x + 2y = 3। आपको जैसे ये 3 इक्वेशन दी गई है और आपसे पूछ रहा है कि x, y, z की वैल्यू निकालो, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर x, z और y हमारे पास 3 वेरिएबल मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है हम लोगों को इक्वेशन कितनी होनी चाहिए, 3। और आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 इक्वेशन आपको दे रखी है। तो
आपको इन 3 इक्वेशन को पहले 2 में डिड्यूस करना है और उसके बाद आंसर निकालना है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे क्या इसमें सॉल्यूशन निकलेगा, तो आप बोलोगे हाँ सर इसमें सॉल्यूशन निकलेगा। मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैंने आपका ये वाला इक्वेशन काट दिया और अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या पहले और तीसरे वाले में से हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे कि सर पहली इक्वेशन x और z के अंदर है, दूसरी इक्वेशन x और y के अंदर है, लेकिन z और y के अंदर हमें कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब हम इसका आंसर इन दोनों इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। तो कुल मिला के आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब यही है कि आपके पास अगर 2 अननोन वेरिएबल हों तो उनसे रिलेटेड आप इक्वेशन बना के उनके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर में क्लास 10th में किस किस टाइप के सवाल बनाए गए हैं। तो अगर हम PDF की बात करें तो मैंने आपको पहले के ये 2 पन्ने पढ़ा दिए जिसमें यही सब चीज़ें लिखी गई हैं जो मैंने अभी आपको फिर से रिवाइज़ कराई। ठीक है। अब आता है हमारे पास कि ये बोल रहा है सॉल्यूशन क्या होते हैं। आपसे ये पूछ रहा है कि सॉल्यूशन क्या होते हैं और इन्होंने आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। 2 इक्वेशन क्यों दे रखी है ये मैंने आपको बता दिया। अब सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझिए और इसको समझने की कोशिश करिए। A pair of values of the variable x and y satisfying each one of the equation in a system is called solution। मैं सॉल्यूशन मतलब ये हुआ कि अगर आपके x और y की कोई वैल्यू आ रही है, मान लीजिए 1 और 2 आई, ठीक है, तो अगर इस x और y की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो भी आपका LHS और RHS बराबर आएगा, और अगर आप इस 1 और 2 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो भी आपका LHS और RHS बराबर आएगा। तो सॉल्यूशन मतलब ये हुआ कि वो x और y के कोऑर्डिनेट या वो x और y की वैल्यू जिसको पुट करने पे हमारी पहली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाए और दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाए, उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। आगे इन्होंने बताया कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि इनकंसिस्टेंट केवल नो सॉल्यूशन पे होता है और कंसिस्टेंट आपका सिंगल सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन, या हम ये कह लें कि अगर आपके पास सॉल्यूशन निकला तो वो कंसिस्टेंट होगा और अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे इन्होंने ये डायग्राम बताया है, देखिए इस डायग्राम को आप ध्यान से, और इसके अंदर ये साफ साफ आपको दिखा रहा है कि पहले वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे? यूनिक। दूसरी वाली लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा होगा? नो सॉल्यूशन। और तीसरी वाली लाइन में पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन का सेम ही लाइन आ रहा है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। नाम आपको बदल बदल के वो पूछ सकता है, आपको वो कभी कभार लिख देगा कोइंसिडेंट लाइंस। क्या लिख देगा? कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट का मतलब हुआ मैनी सॉल्यूशन, या कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है। पैरेलल लाइन आपको मैंने बता दिया नो सॉल्यूशन के लिए, और इंटरसेक्टिंग लाइंस भी मैंने आपको बता दी। ठीक है। तो आपको डायग्राम देख के भी पता चल जाएगा, एल्जेब्रिकली भी पता चल जाएगा, सारी चीज़ों की जानकारी आपको धीरे धीरे हो रही है। आगे देखिए। अब इन्होंने क्वेश्चन दिया है, इन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि एक आपके पास कोई ट्रेन A है और उसकी इक्वेशन आपको x + 2y - 4 से दी गई है, और ट्रेन B है उसकी इक्वेशन 2x + 4y - 12 से दी गई है। ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों को आप ग्राफिकली दिखाओ। तो मैंने आपको पिछले उसमें बताया था x + 2y - 4 = 0 जैसे आपको दिया हुआ है। ठीक है। तो मैंने आपको कभी भी अगर इस टाइप को आपको ग्राफिकली सॉल्व करना होता है तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको
सबसे पहले तो 2 पॉइंट लेने ही होते हैं जिसमें आप x इक्वल टू 0 पे एक पॉइंट निकालें और एक y इक्वल टू 0 पे निकालें। तो अगर आप इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2, ऊपर वाली इक्वेशन में। और अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू हमें कितने मिलेगी 4। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो ग्राफ जाएगा वो 0 2 और 4 0 से होके गुजरेगा। इसके अलावा भी आप पॉइंट ले सकते हैं, जैसे मैं बोलूं कि मैंने y की वैल्यू -1 ले ली। अगर मैं y की वैल्यू -1 लूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे -1 मैंने पुट किया, -2 आ गया, -2 -4 कितना हो गया -6, और -6 आपका राइट में चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब y इक्वल टू -1 पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 6। तो y इक्वल टू -1 पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 6। तो आपका कुछ लाइन इस टाइप से बनेगा। तो ये 2 पॉइंट आपको मैं इसलिए निकालने को कहता हूँ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये कौन सी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये लाइन जो हमारी लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट पे काट रही है। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, तो ये आपका y एक्सिस y कोऑर्डिनेट है और ये आपका x कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप x प्लस 2y माइनस 4 का ग्राफ और 2x प्लस 4y माइनस 12, अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन में आपको हर जगह 2, 4 और 12 दिख रहे हैं। तो मैंने क्या किया, दूसरी वाली इक्वेशन को पूरा 2 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, और मैं इसे 2 से डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर कहीं पे कोई चीज़ कट रही हो तो सबसे पहले हम उसे सिंप्लीफाई कर लें। तो अगर मैं दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? अब आपको x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 मिल गया। आप सीधे से इसका टेबल बना दीजिए और इसमें 2 पॉइंट पहले निकाल लीजिए। इसके अलावा आप कभी भी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं और दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन्होंने यही चीज़ आपको करके बताई है। x प्लस 2y माइनस 4 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 का जब इन्होंने ग्राफ बनाया तो आप देख रहे हैं कि आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से आ रहा है जो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। और ये ग्राफ आपका पैरेलल आ रहा है, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, कहीं पे भी कट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब मैं आपसे अगर पूछूं, मान लीजिए आपका यही ग्राफ था और मैं आपसे पूछूं कि हमें कैसे ये चीज़ करने से पहले ही पता चल जाए कि हमारा जो ग्राफ है वो यही आएगा। तो आपको मालूम है कि आपके पास एक दिया गया है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें आपको a1 की वैल्यू 1 मिल गई, b1 की वैल्यू 2 मिल गई और c1 की वैल्यू -4 मिल गई। ठीक है, तो आपके पास a1, b1 और c1 की वैल्यू आ गई। जब आप 2x प्लस 4y माइनस 12 को देखेंगे तो आपको a2 की वैल्यू 2 मिलेगी, b2 की वैल्यू 4 मिलेगी और c2 की वैल्यू -12 मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? पहली वाली इक्वेशन से मैंने a1, b1, c1 निकाल लिया और दूसरी वाली इक्वेशन से मैंने a2, b2, c2 निकाल लिया। अब मैं चेक कर लेता हूँ, a1 बाई a2 मेरे पास क्या आ रहा है 1/2, b1 बाई b2 मेरे पास क्या आ रहा है 1/2 और c1 बाई c2 मेरे पास क्या आ रहा है 1/3। ठीक है, -4 अपॉन -12 करेंगे तो आपको 1/3 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कंडीशन किसकी हुई? आपको मालूम है ये कंडीशन हमारे नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। इसका मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइन बनेगा। इस तरीके से आप चीज़ों को
हर तरीके से निकाल सकते हैं। ग्राफिकली पूछा गया है तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको इसलिए ज़रूरत है ताकि आपको पता चल जाए कि जो मैंने ग्राफ बनाया है वो ग्राफ मेरा सही बना है कि नहीं बना है। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखिए। आपको कभी कभार कुछ इक्वेशन जैसे मान लीजिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस 2y इक्वल टू 5 दे रखा है, मान लीजिए। ठीक है, आपने इसमें से a1 बाई a2 की वैल्यू देखी 2/1 और b1 बाई b2 की वैल्यू देखी 1/2 माइनस 1/2 और आप देख रहे हैं कि a1 बाई a2 की वैल्यू b1 बाई b2 के बराबर नहीं आ रही। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। आपको पता चल गया यूनिक सॉल्यूशन। जैसे ही आपको यूनिक सॉल्यूशन पता चलता है, जैसे ही आपको यूनिक सॉल्यूशन पता चलता है तो आप समझ जाइए कि इसका आंसर एक ही निकलेगा। और इसका आंसर एक ही निकलना मतलब यही हुआ कि आपके जो x और y के कोऑर्डिनेट आएंगे वो इसको भी और इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसे यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही आपके पास एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के मेथड दिए गए हैं। अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशन में x और y के कोऑर्डिनेट ऐसे पता करना चाहता हूं जो दोनों को सेटिस्फाई कर दें, तो मुझे मालूम है इसमें क्या करना होगा, मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। और सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि आपका x और x यहाँ पे सेम है तो आप माइनस कर दीजिए। और अगर आप माइनस करेंगे तो y प्लस 2y आपको कितना मिल गया? 3y। और माइनस 6 प्लस 3 आपको कितना मिल गया? -3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब इस -1 को मैं ले जाके पहले या दूसरे में किसी में भी पुट कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने इसी में पुट किया तो -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये हो गया 4। तो आपका जो आंसर 4 और -1 जो आया है, ये आंसर 4 और -1 जो आपका आंसर है ये पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा जो मैंने आपको अभी बताया। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपकी जो दो इक्वेशन या दो लाइन जो बनेगी, एक x प्लस वाई इक्वल टू 3 की और एक x प्लस 2y इक्वल टू 6 की, ये दोनों लाइन जहाँ पे कट करेगी उस वाले का पॉइंट होगा 4 और -1। आप समझे मेरी बात? क्यों 4 और -1 हुआ? क्योंकि ये पॉइंट आपके इस वाली लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया इसका सॉल्यूशन। समझ गए आप? तो यही हम सॉल्यूशन बार बार देख रहे हैं कि मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, सिंगल सॉल्यूशन क्या होता है और नो सॉल्यूशन क्या होता है और इनके ग्राफ कैसे बनते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से इस डायग्राम में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे क्वेश्चन पे आइए। ये सारी चीज़ें हमने जो अभी पढ़ी वही चीज़ है ये। इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंस लाइन, पैरेलल लाइन मैंने आपको बता दी कंडीशन। अब आपको क्वेश्चन दिया है, आपको दो इक्वेशन दी है x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 और आपसे बोला है a की वैल्यू निकालो अगर 4x प्लस 3y इक्वल टू a होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। आपको ये इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करनी है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले आप ये देख लीजिए कि क्या मेरे इसका ग्राफ मेरा कैसा आएगा। तो आप अगर इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो आपको a1 बाई a2 की वैल्यू 1/2 मिली, b1 बाई b2 की वैल्यू 3/-3 मिली और c1 बाई c2 की वैल्यू आपको 6/12 मिली। ठीक है, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, एक तो ये मिला और एक ये मिला, नॉट इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो हमें मालूम है कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। क्या हमें ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है? हाँ, हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आना मतलब एक सॉल्यूशन आना। अब आपका काम सबसे पहला यही है कि इन दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करके आप अपने पास x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। और आप देख रहे हैं कि अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो मेरे को एक +3y और एक -3y मिल रहा है, तो मैं दोनों को जोड़ देता हूँ।
और अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पे मुझे 3x मिल जाएगा, प्लस 3y से माइनस 3y कट जाएगा और 12 6 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो आपका x पॉइंट आ गया 6। अब अगर मैं 6 को पहले वाली इक्वेशन में या दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करूं तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी ये दोनों लाइनें जहाँ कट करेंगी उसकी वैल्यू क्या होगी? 6 और 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब आपको इतनी चीज़ पता चल गई कि इनका सॉल्यूशन 6 और 0 है तो आपको ये भी जानकारी हो गई होगी कि जो दो इक्वेशन की लाइन बनेगी वो किसी पॉइंट 6 और 0 पे कट करेगी। इतनी चीज़ की जानकारी हुई। और 6 और 0 में मेरी x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0। आइए अब आप क्वेश्चन की तरफ। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। आपको x प्लस 3y इक्वल टू 6 जो दिया हुआ है, x प्लस 3y इक्वल टू 6, अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखें तो मैं आपको बोला था 2 पॉइंट हमें निकालने हैं। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 2 मिली और y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 6 मिली। तो आप देख रहे हैं x प्लस 3y इक्वल टू 6 पे 0 और 2 ये रहा और 6 और 0 ये रहा। इसी तरीके से 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 का निकालेंगे तो एक वैल्यू आपको ये मिलेगी और दूसरी वैल्यू भी आपको यही मिलेगी। इसका मतलब दोनों पॉइंट 6 और 0 जो पॉइंट है वो आपके दोनों लाइनों पे आ रहे हैं, तो आपका आंसर यही होगा। आगे इन्होंने क्वेश्चन ये कहा, देखिए आपकी लाइन इंटरसेक्ट भी हो रही है। आगे इन्होंने क्वेश्चन ये कहा कि हमें जो इक्वेशन से x और y की वैल्यू मिली है उससे हमें 4x प्लस 3y इक्वल टू a दिया हुआ है, तो a की वैल्यू क्या होगी? तो आपको मालूम है आपका आंसर क्या आया था? 6 और 0। 4 6 जा 24, 3 0 जा 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 24। आई बात मेरी समझ में आपको? तो यही कुछ यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में किया है जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, x और y की वैल्यू हमने 6 और 0 इसलिए ली क्योंकि अगर हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन जो है वो 6 और 0 आएगा। और सॉल्यूशन क्या होता है? वो पॉइंट x और y के या वो वैल्यू x और y की जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, आगे आइए। अगला क्वेश्चन इसने कहा है कि आपको ग्राफ बनाना है किसके बीच में? एक 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का, एक 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 का, और हमें वो रीजन सेट करना है जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक्स एक्सिस के साथ कोई एरिया बना रही हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब भी आपको लिखा जाए कि सेट द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस, तो आपको दो लाइन तो ये रही 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। और अगर हमें वो रीजन बाउंड करना है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका मतलब हमें मान लीजिए ये दो लाइन दी हुई है तो हमारी ये एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब हमें ये रीजन दिखाना होगा। ठीक है, मान लीजिए इन्होंने बोलते कि यही दो इक्वेशन है और सेट द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन वाई एक्सिस, तब मान लीजिए आपके यही दोनों ग्राफ आए और आपकी जो लाइनें हैं वो कुछ इस टाइप से हैं, ध्यान से देखिएगा आप। और आपसे बोला है कि एक 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, और क्वेश्चन में बोला है सेट द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो अब आपकी वाई एक्सिस क्या है? ये है। तो इसका मतलब अब आपको रीजन जो दिखाना होगा वो ये वाला दिखाना होगा। क्वेश्चन में हमें एक्स एक्सिस बोला था, तो हमारी पहली लाइन ये थी, दूसरी लाइन ये थी, तो इसका मतलब जो अब हमें दिखाना होगा वो एक्स एक्सिस के साथ अगर रीजन दिखाना होगा तो ये रीजन, वाई एक्सिस के साथ दिखाना होगा तो ये रीजन, क्योंकि हमें मालूम है वाई एक्सिस वर्टिकल होती है और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। तो यही काम इन्होंने किया है। देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का ग्राफ कुछ ये रहा, 2x माइनस वाई प्लस 2 का ग्राफ कुछ ये रहा। और आप ध्यान से देख रहे हैं कि इन्होंने सारे पॉइंट 0 0, एक 3 0 निकाला x y इक्वल टू 0 पे, एक 0 6 निकाला x इक्वल टू 0 पे, एक -1 और 0 निकाला
y इक्वल टू 0 पे, और एक आपको 0 और 2 निकाला x इक्वल टू 0 पे। तो जब आप इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइन कहीं ना कहीं कट कर रही होगी। अब मैंने आपको बताया कि ये जो पॉइंट 1 और 4 आया है, ये 1 और 4 पॉइंट जो आया है, ये पॉइंट उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आया है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है जो हमें दो इक्वेशन दी गई है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, इन दोनों इक्वेशन का मैंने टेबल बनाया। लेकिन टेबल बनाने के बाद जो मुझे मतलब की चीज़ आई, उसमें मुझे ये वाला पॉइंट पता करना हो जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो पहले मुझे ये तो पता हो कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं कि नहीं। तो उसके लिए हमने a1/a2 निकाला, हमारा 1 आया। b1/b2 निकाला तो हमारा -1 आया। तो इसका मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। और अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा या सिंगल सॉल्यूशन आएगा। तो वो सिंगल सॉल्यूशन वही होगा जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही होंगी। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है जो मैं पीछे बताया, और उससे जो आपके x और y पॉइंट निकलेंगे वो निकलेंगे 1 और 4। और यही 1 और 4 वो यहाँ पे दर्शा रहा है, ध्यान से अगर आप देखें तो ये 1 और 4 जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। तो इन्होंने बोला कि आपको रीजन बाउंड करना है जो इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से हो। तो वो एक्स एक्सिस मेरी ये रही, पहली लाइन मेरी ये रही, दूसरी लाइन मेरी ये रही, और ये दोनों लाइन कहाँ कट कर रही हैं? 1 और 4 पे। तो इसका मतलब आपका एरिया बाउंडेड क्या हो गया? ये वाला। कोई दिक्कत? ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन में आपका एक पॉइंट निकलता है क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है। पैरेलल लाइन में आपका कोई पॉइंट नहीं निकलेगा क्योंकि लाइन कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। और मैनी सॉल्यूशन में बहुत ढेर सारे पॉइंट निकलेंगे क्योंकि दोनों इक्वेशन की लाइन एक ही बनेगी। ठीक है। और वो कैसे निकलता है ये सारी चीज़ें हम अभी तक डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो ये बोल रहा है, आपको 3 इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, आपको 3 इक्वेशन दे रखी है। इन तीनों इक्वेशन की आपको लाइन बनानी है, और लाइन बनाने के बाद आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस पता करने हैं और ट्रायंगल का एरिया पता करना है। अब इस क्वेश्चन को आप ज़रा ध्यान से समझिए। हमें 3 इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मैं पहले की 2 इक्वेशन लेता हूँ, पहली 2 इक्वेशन लेता हूँ, तो इन दोनों इक्वेशन की 2 लाइन आएगी। एक लाइन पहले वाली इक्वेशन की, एक लाइन दूसरे लाइन वाले इक्वेशन की। क्या ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी? तो आप चेक कर लीजिए। 2/4 हो गया 1/2 a1/a2, और ये हो गया b1/b2 कितना हो गया? -1/3। आप देख रहे हैं a1/a2 आपका b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये दोनों लाइनें आपकी एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो वाला पॉइंट निकालने के लिए आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। और सॉल्व कैसे करोगे ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है। आप क्या करोगे, जब भी आपसे सॉल्व के सवाल पूछे जाएं तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। मान लीजिए मैंने ये 2 इक्वेशन ऊपर वाली लिख दी। अब आपको इसे सॉल्व करना है तो मुझे मालूम है कि मैं एलिमिनेशन मेथड्स या सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी से भी सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं इस वाली इक्वेशन में 2 का इंटू कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, और आप देख रहे हैं 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा। 3y माइनस 2y इक्वल टू y, 3y प्लस 2y इक्वल टू 5y, और 24 माइनस 4 इक्वल टू 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। जैसे ही y की वैल्यू 4 आई, आप पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो y की वैल्यू 4 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये 6 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो इसका मतलब ये जो 3 और 4 आंसर आया है मेरा, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4, ये मेरे पहली वाली इक्वेशन जो ये वाली है और मेरी जो दूसरी वाली इक्वेशन, इन दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ
कि अगर मेरे पास दो लाइनें आई तो वो जहाँ कट कर रही है उस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, 3 और 4। ठीक है। इसी तरीके से मैंने पहली बार क्या लिया, मान लीजिए ये 3 इक्वेशन है, तो अगर मैंने पहली और दूसरी इक्वेशन ली तो मेरा पॉइंट कहाँ कट कर रहा है, 3 और 4 पे ये दोनों लाइनें कट कर रही हैं। इसी तरीके से अगर आप दूसरी और तीसरी इक्वेशन लेंगे तो उसके भी अलग अलग 2 पॉइंट आएंगे, क्योंकि आपकी इक्वेशन अब 4x + 3y - 24 = 0 है और एक है y + 4 = 0। ठीक है, देख लीजिए इसको भी आपको दिया है 4x + 3y - 24 = 0 और y + 4 = 0। मैं इसमें क्या कहते हैं, एलिमिनेशन से अच्छा है कि मैं सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, y = -4 आ गया मेरे पास। y + 4 = 0 मतलब y = -4 और y = -4 को मैंने इसमें पुट कर दिया तो 3 × 4 = 12। ठीक है, -4 पुट करेंगे और -24 = 0, ये इसको इसमें पुट कर दिया मैंने, तो आपको मिल गया 4x = 4 2 6 2 1 3। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 9। तो अब जो आपके पास पॉइंट आया 9 और -4, इसको आप चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें, आपकी बात वही आएगी, चाहे तो करके देख लीजिए। 9 - 4 को अगर इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो इसमें x तो है ही नहीं, आपको y की वैल्यू -4 पुट करनी होगी, आपका आंसर आ गया। पहली वाली इक्वेशन में रखेंगे तो 4 9 जा 36, 3 4 जा 12 और -24। आप देख रहे हैं -24 -12 -36, 36 -36 = 0। तो आपको ये समझ में आया कि अगर मैं इक्वेशन 2 और 3 को लूँ तो मेरे को 2 और 3 की जो लाइनें आएंगी वो कहाँ कट करेंगी, 9 और -4 पे। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास 3 इक्वेशन दी गई हैं तो आपको अगर पहली 2 इक्वेशन कहाँ कट कर रही है उससे एक पॉइंट मिलेगा x और y का, दूसरी और तीसरी इक्वेशन कहाँ कट कर रही हैं उससे एक पॉइंट मिलेगा x और y का, और पहली और तीसरी इक्वेशन कहाँ कट कर रही है उससे एक पॉइंट मिलेगा x और y का। तो यही चीज़ है जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए आपके पास पहली इक्वेशन की लाइन ये आई, दूसरी इक्वेशन की लाइन ये आई, ठीक है, और तीसरी इक्वेशन की लाइन ये आई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपको इन ट्रायंगलों में ये 3 वर्टिसेस मिल रहे हैं। इन वर्टिसेसों का आंसर निकालने के लिए मुझे ये देखना होगा कि ये वाला वर्टिसेस कौन सी इक्वेशन से आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ये वाला वर्टिसेस पहली और दूसरी इक्वेशन से आ रहा है, तो आप पहली और दूसरी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे उसका जो सॉल्यूशन आएगा x और y का वो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा। इसी तरीके से जब आप पहली और तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उससे जो x और y के कोऑर्डिनेट आएंगे वो होगा आपका ये वाला सॉल्यूशन, और दूसरी और तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो x और y कोऑर्डिनेट आएंगे वो होगा हमारा तीसरा वर्टिसेस। तो आपको ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पता चल गए। तो इसीलिए ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस इसलिए निकलते हैं क्योंकि पहला वाला पॉइंट निकालने के लिए आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, दूसरा वाला पॉइंट निकालने के लिए आपको इस और इस इक्वेशन का सॉल्व करना होगा, और तीसरा वाला पॉइंट निकालने के लिए आपको इस और इस इक्वेशन का सॉल्व करना होगा। तो आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालने आ गए। कैसे निकलते हैं देखिए, क्वेश्चन में आप कैसे किया है। आपको 4x + 3y = 24 का ग्राफ दिखाया, 2x - y = 2 का ग्राफ दिखाया, और लास्ट वाला आपको y + 4 = 0 का ग्राफ दिखाया। ठीक है, y + 4 = 0 तो क्या होता है, y = -4, और -4 कैसे लेते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो आपके पास पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, और तीसरा पॉइंट ये रहा ट्रायंगल का। तो पहले वाले पॉइंट पे ये जो 3 4 निकला है ये किससे निकला है, तो आप बोलोगे सर 4x + 3y = 24 और 2x - y - 2 = 0 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो उससे जो x और y के पॉइंट निकलेंगे वो ये निकलेंगे। दूसरा, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो आप बोलोगे 2x - y + 2 = 0
और y प्लस 4 इक्वल टू 0, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे मुझे ये वाला पॉइंट मिलेगा। तीसरे पॉइंट पे की बात करूँ तो मैं बोलूँगा सर 4x प्लस 3y इक्वल टू 24, जो ये वाली लाइन जा रही है, और y प्लस 4 इक्वल टू 0, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे मुझे ये वाला पॉइंट मिलेगा। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो आप वर्टिसेस मतलब सॉल्यूशन, जो दो लाइन वहाँ पे कट कर रही है उसके जो x और y के आंसर आएंगे वही आपके वर्टिसेस कहलाते हैं। और वर्टिसेस 3 इसलिए निकलते हैं क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो अगर 2 लाइन हमें लेनी है 3 में से, तो उन दोनों लाइन से आंसर अलग निकलेगा। अगर हम 2 लाइन और अलग ले लें तो उनके आंसर अलग निकलेंगे। इसीलिए आपके पास 3 कोऑर्डिनेट निकलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? अब यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ट्रायंगल ग्रे कलर में लिखा है इसका एरिया क्या होगा, आपसे इन्होंने ये पूछा है। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि जाहिर सी बात है हमें चाहिए बेस और हाइट। तो बेस और हाइट के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया मेरा हाइट और ये हो गया मेरा बेस। अब मैं हाइट की बात करूँ तो अगर मेरे को ये 3 और 4 पॉइंट मिल रहा है तो इसका मतलब मेरा 3 ये है और 4 ये है। 3 4 पॉइंट मतलब यही हुआ ना कि आपके जो ये वाली लाइन है x और y की, इससे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 की दूरी पे है और वर्टिकल डिस्टेंस 4 की दूरी पे है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया 4 क्योंकि ये हमारी ओरिजिन की लाइन है। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का तो आ गया 4। इन्होंने बोला है कि हमें नीचे के भी डिस्टेंस चाहिए, या मैं आपको क्वेश्चन रुकिए एक बार फिर निकाल के दिखा देता हूँ। आपकी जो लाइन है ध्यान से समझिएगा, ये मेरी y एक्सिस है और ये मेरी x एक्सिस है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे मालूम है कि मुझे ये वाली हाइट चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ कि ओरिजिन से 3 4 की वर्टिकल डिस्टेंस 4 की है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 4। अभी भी मेरा ये बाकी है कि कितना है, तो मुझे मालूम है कि y प्लस 4 इक्वल टू 0 का ग्राफ नीचे से जा रहा था और y इक्वल टू -4 पे आपका ये वाली लाइन आ रही थी। ये लाइन मेरी किसकी है? y प्लस 4 इक्वल टू 0 की, जो मुझे क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस भी मेरी कितनी हो गई? 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको? आपको ये वाली डिस्टेंस इससे भी पता चल सकती है, और ये वाली डिस्टेंस हमें मालूम है y इक्वल टू -4 दिया है तो 4 होगी। तो आपको h की वैल्यू कितनी मिल गई? 8। हाइट कितनी मिल गई आपको? 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आप क्या कहते हैं बेस पे। तो आप बेस देख रहे हैं, अगर मैं बेस की बात करूं ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है -1 -4 और ये वाला पॉइंट दे रखा है 9 और -4। ठीक है, तो हम देख रहे हैं -1 -4 में हमारा y एक्सिस सेम है और 9 और -4 में भी हमारा y एक्सिस सेम है। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो x एक्सिस की है, x एक्सिस की है। कोई दिक्कत? अब हमें मालूम है कि ये वाली लाइन हमारी y एक्सिस है, तो y एक्सिस से इस वाले पॉइंट की 9 -4 की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है? तो आप बोलोगे सर 9। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 9। और -1 -4 ये पॉइंट दिया गया है, तो इस वाले पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? तो आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है? -1। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो आपने देखा कि 9 यूनिट तो ये आ गई और -1 आया है। हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस में कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, तो इसका मतलब 9 और 1 यूनिट ये, तो आपका बेस कितना आ गया? 10। आपका बेस कितना आ गया? 10। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि मुझे डिस्टेंस निकालते वक्त हमेशा ध्यान देना है कि पहले तो मेरी एक्स और वाई एक्सिस है कहाँ पे। एक्स और वाई एक्सिस मेरी ये है। अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो मुझे ये वाली हाइट और ये वाली बेस पता करनी होगी। हाइट के लिए मैंने देखा 3 और 4 पॉइंट दिया है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गई 4 और ये डिस्टेंस हो गई 3। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है 0 और -4, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस हो गई -4। ठीक है, और -4 अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस -4 होगी, लेकिन डिस्टेंस लेते वक्त हम लोग निगेटिव साइन नहीं लेते हैं। तो 4 और 4 हाइट कितनी हो गई 8। चाहे तो आप यहाँ पे भी अगर कोई पॉइंट दिया रहता तो उसकी भी वर्टिकल डिस्टेंस 4 की ही होती। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बेस पे। तो बेस की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने आपको बताया कि ये लाइन मेरी वाई एक्सिस है और ये लाइन मेरी एक्स एक्सिस है। तो ये पॉइंट अगर मेरा 0 और -4 है और ये वाला पॉइंट मेरा 9 और -4 है, तो मैं देख रहा हूँ वाई एक्सिस तो मेरी सेम है क्योंकि ये सारी डिस्टेंस -4 की है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरी 0 से 9 बढ़ गई। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 9 यूनिट। अब हमें मालूम है कि हमारा वर्टेक्स ये नहीं है, ये है। तो इसका मतलब -1 -4 मतलब ये हुआ कि आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 यूनिट इधर भी है। तो 9 और 1 कितना हो गया 10 यूनिट। तो आपकी बेस आ गई 10 और हाइट आ गई 8। इस तरीके से आपको आंसर निकालने पड़ते हैं। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि आपको दो इक्वेशन है 2x + y = 2 और 2x + y = 6। ये दोनों इक्वेशन को आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद आपको ट्रेपीजियम के वर्टेक्स पता करने हैं और ट्रेपीजियम के वर्टेक्स पता करने के बाद आपको एरिया पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो मेरा यही है कि 2x + y = 2 और 2x + y = 6 की तरफ मैं ध्यान दूँ। तो 2x + y = 2 और 2x + y = 6। पहले तो मैं ये देख लूँ कि ये दोनों ग्राफ बनेंगे कैसे। तो a1/a2 हो गया आपके पास 2/2 कितना हो गया 1, और b1/b2 भी आपके पास आ गया 1, और c1/c2 आ गया आपके पास 1/3। तो आप देख रहे हैं a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। इसका मतलब ये दोनों लाइनें आपकी कहीं पे भी कट नहीं करेंगी। तो इनका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा अगर कट नहीं करेंगी तो। अब मान लीजिए आपको 2x + y = 2 दिया हुआ है, तो अगर आप इसे ग्राफ के हिसाब से सॉल्व करें तो आपको मैंने बताया था एक बार x = 0 एक बार y = 0 लेना है। अगर x = 0 लूँ तो y की वैल्यू 2 और y = 0 लूँ तो x की वैल्यू 1। तो आपको पता चल गया कि 2x + y = 2 को अगर मैं बोलूँ तो इसका पॉइंट कैसा आएगा। पहला पॉइंट आया 0 और 2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू, तो ये हो गया 0 और 2, और दूसरा पॉइंट क्या आ गया 1 और 0। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरी इक्वेशन की तरफ। अगर मैं दूसरी इक्वेशन की तरफ बात करूं तो दूसरी इक्वेशन का मेरा दिया है 2x + y = 6। इसका भी अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो x = 0 पे y = 6 मिल रहा है, y = 0 पे x = 3 मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा 0 6 और यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा 3 और 0। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 2x + y = 2 के दो पॉइंट कौन से हैं, 1 और 0, 0 और 2। उसके बाद 2x + y = 6 के ग्राफ कैसे हैं, तो आप देख रहे हैं 3 और 0, 0 और 6। अब इन्होंने बोला ट्रेपीजियम, तो आप देख रहे हैं ट्रेपीजियम वो होता है जिसमें दो लाइन पैरेलल हो। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन मेरी पैरेलल जा रही हैं, तो इसका मतलब ये वाला भाग मेरा ट्रेपीजियम है। ठीक है, अब मुझसे ये पूछ रहा है कि इसका
एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा। तो हमें मालूम है एरिया निकालते वक्त हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल कर अगर छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को उसमें से मैं माइनस कर दूं तो मेरा ट्रेपीजियम का एरिया निकल जाएगा। तो देखिए इन्होंने कैसे किया है, ज़रा ध्यान से समझिए। यहाँ पे सारे पॉइंट लिखे गए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ट्रायंगल OCD का एरिया निकाल के दिखाता हूँ। OCD मेरा क्या है, O मेरा ये रहा, C मेरा ये रहा और D मेरा ये रहा। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें हाइट कितनी, हाइट क्या लेंगे, बेस क्या लेंगे। तो हमें मालूम है बेस ये लेंगे और हाइट ये लेंगे, तब जाके हमारा इस ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। तो हम देख रहे हैं कि 0 पॉइंट से 30 पॉइंट तक जाने में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर हुई, 3। इसका मतलब मेरा बेस कितना आ गया, 3। वर्टिकल डिस्टेंस देख रहे हैं 0 से 06, तो वाइड कितना बढ़ा, 6। तो आप देख रहे हैं कि आपको हाइट भी मिल गई और बेस भी मिल गई। तो इसका मतलब 1/2 × 6 × 3, तो आपका आंसर कितना आ गया, 9। इसका मतलब इस बड़े वाले का एरिया कितना है, 9। बड़े वाले का एरिया कितना है, 9। एरिया निकाल रहे हैं तो हम मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ तो लगाएंगे। तो बड़े वाले ए का एरिया आ गया 9। अब आइए आप छोटे वाले की तरफ। तो छोटा वाला ट्रायंगल मेरा कौन सा है, ट्रायंगल OAB। और ट्रायंगल OAB में देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, 1। वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, 2। तो ये हो गया 1/2 × 2 × 1। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, 1। तो छोटे वाले का एरिया कितना है, 1। बड़े वाले का एरिया कितना है, 9। तो ट्रेपीजियम का एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे 9 - 1 = 8 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक। तो हमें ट्रेपीजियम के एरिया निकालने के लिए मैंने ये किया कि मैं बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले ट्रायंगल को घटा दिया और मेरा आंसर आ गया। कोई मुझसे पूछे इसका एरिया निकालो तो मैं बोलूँगा कि सर पहले आप बड़े वाले का एरिया निकाल लीजिए और फिर छोटे वाले ट्रायंगल को उसमें से घटा दीजिए, आपको ट्रेपीजियम का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलें, आगे देखिए। अब अगले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे बोल रहा है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दो इक्वेशन दी हों, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि एक में से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ कनेक्ट करके दूसरे में पुट कर दीजिए। अब आप बताइए कि मैं पहले से दूसरे में जो आपको आसान लगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे =0 मिल रहा है, तो मैं दूसरी वाली इक्वेशन को पकड़ता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। x - 2y = 0, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 2y। अब इस x = 2y को मैं इसमें क्या कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो अगर मुझे x + y = 3 दिया गया है और मैंने दूसरी वाली इक्वेशन से x = 2y निकाला है, तो मैं x की जगह पे क्या रख देता हूँ, 2y + y = 3। तो यहाँ से आपको मिल गया 3y = 3 और y की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। कोई दिक्कत। और जैसे ही y की वैल्यू 1 मिली, मैं चाहे इसमें पुट करूँ चाहे इसमें पुट करूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। पहले वाले में पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो आपका आंसर आ गया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। कोई दिक्कत। यही होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए आपको एक दो क्वेश्चन में दिखाऊं ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे लिखा गया है। यहाँ पे आप इस इक्वेशन को देखिए, पहली वाली इक्वेशन तो आप सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को देखिए, आपको दिया गया है 2x/a + y/b = 2 और x/a - y/b = 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूँ। टू x/a + y/b
इक्वल टू 2 और क्या दिया है x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 4। 2x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 4 और x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपको दो इक्वेशन दी गई है और आपको बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब यही हुआ, आप अगर ध्यान से देखें तो आपको x बाई ए वाई बाई बी दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहली वाली इक्वेशन से y बाई बी की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो मेरी क्या निकलेगी 4 माइनस 2x बाई ए। कोई दिक्कत, y बाई बी की वैल्यू मेरी क्या निकली 4 माइनस 2x बाई ए। अब मैं इस y बाई बी की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, दूसरी वाली में। और अगर दूसरी वाली इक्वेशन में आप इसे पुट करेंगे जो मुझे x माइनस ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 2 दी हुई है, तो मैं x बाई ए को वही रहने दूंगा, माइनस की साइन लगा दूंगा और मुझे क्या दिया था 4 माइनस 2x बाई ए मेरा आंसर आया था। y बाई बी की वैल्यू मेरी कितनी थी 4 माइनस 2x बाई ए और ये सारी की सारी चीज़ किसके बराबर है 2 के बराबर। अब आप इसे बहुत ध्यान से देखें, x बाई ए में आपको 2x बाई ए जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 3x बाई ए, ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 2। तो आपको मिल गया 3x बाई ए इक्वल टू 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 2a। कोई दिक्कत, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने केवल उस एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। आप अगर बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो आपको यही चीज़ मिलेगी। मैं इस वाली इक्वेशन से x बाई ए की वैल्यू मान लीजिए निकाल लिया मैंने 4 प्लस वाई बाई बी, देख रहे हैं आप। और इस 4 प्लस वाई बाई बी को अब मैं इस वाले में पुट कर देता हूँ। x बाई ए की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 4 प्लस वाई बाई बी, तो 2x बाई ए दिया हुआ है, इसका मतलब 2 इंटू एक्स बाई ए की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी 4 प्लस वाई बाई बी, यही निकाली थी हमने, प्लस y बाई बी इक्वल टू 2। ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरी वाली इक्वेशन से x बाई ए की वैल्यू निकाल के मैंने ऊपर वाले में पुट कर दिया। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 4 जा 8 और 2y बाई बी प्लस वाई बाई बी कितना हो गया 3y बाई बी और यहाँ पे इक्वल टू 2। कोई दिक्कत नहीं। 8 उधर चले जाएगा तो 3y बाई बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको -6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई -2b। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यही मतलब है कि आप एक से दूसरे में चीज़ें पुट कर दीजिए। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे √x माइनस 2√y इक्वल टू 4 और दूसरा दिया है आपको √x प्लस √y इक्वल टू 9 और आपसे बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका आंसर निकालो। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप इसे x और y में चेंज करें, आपको दोनों तरफ √x मिल रहा है और दोनों तरफ √y मिल रहा है। तो मैं पहली वाली इक्वेशन से √x की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी 4 तो 4 रहेगा, ये -2√y उधर जाके क्या हो जाएगा 3√y। अब मैं उस √x की वैल्यू जो मेरे यहाँ से क्या निकली है 4 प्लस 2√y, उसको मैं इस वाली इक्वेशन में क्या करता हूँ पुट कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही पुट करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 4 प्लस 2√y जो √x की वैल्यू है जो मैंने ऊपर से निकाली प्लस √y इक्वल टू 9। कोई दिक्कत, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, √y कॉमन 2 प्लस 1 इक्वल टू, तो ये हो गया 3√y इक्वल टू 5। कोई दिक्कत।
जब आपको 3√y इक्वल टू 5 मिला तो √y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5/3। अगर √y की वैल्यू 5/3 है तो y की वैल्यू क्या होगी? आपको मालूम है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, 25/9। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी टाइप में हो, आपको ये देखना है कि कौन सी टर्म ऐसी है जो दोनों में कॉमन है और उसी को आप दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब एक से एक वेरिएबल को उठाकर दूसरे में पुट करना, ताकि दूसरी वेरिएबल जो है वो एक ही वेरिएबल की हो जाए। इस सारी चीज़ों का मतलब यही हुआ कि अगर आपको x - y इक्वल टू 1 और x + 2y इक्वल टू 4 दिया गया है, तो आप देख रहे हैं अगर मैं अकेले एक इक्वेशन से आंसर निकालूं तो मेरा आंसर नहीं निकलेगा। तो मैंने क्या किया, पहले वाले से x इक्वल टू 1 + y कर लिया। अब मैं ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें मेरे पास x और y दो वेरिएबल हैं। मैंने कोशिश करी कि मैं सारी चीज़ों को एक ही वेरिएबल में ले आऊँ ताकि मेरा आंसर आ जाए। तो मैंने जो ऊपर वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली थी उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, +2y इक्वल टू 4। तो आपको मिल गया 1 + 3y इक्वल टू 4 और 3y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। जैसे ही आपको y इक्वल टू 1 मिला, आप क्या करेंगे, आप इस वाली इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी 2। ठीक है, तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है जिसमें आप दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके उसका आंसर निकालते हैं। आगे आइए, अगला क्वेश्चन इन्होंने बोला है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि आपको अगर 2x - y इक्वल टू 3 और 3x - 2y इक्वल टू 4 दिया गया है और आपसे बोल रहा है एलिमिनेशन मेथड से या इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, एलिमिनेशन मेथड से बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट आप इसे सॉल्व करिए। तो x के कोएफिशिएंट 2 और 3 दिख रहे हैं, यहाँ पे y के कोएफिशिएंट 1 और -2 दिख रहे हैं। तो आपको कोएफिशिएंट यहाँ पे बराबर नहीं दिख रहे। तो आपको बराबर करने के लिए क्या करना होता है, आपको बराबर करने के लिए एक ऐसा नंबर लेना होता है जो दोनों कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाए। तो जैसे मेरे पास यहाँ 2 है और यहाँ 3 है और मुझे चाहिए y की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, पहले वाले में 3 का मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों? क्योंकि 3 × 2 = 6x - 3y इक्वल टू 9। कोई दिक्कत? अब मेरा यहाँ पे 6 आ गया, तो 3 को 6 करने के लिए मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना होगा? 2 का। तो ये हो गया 6x - 4y इक्वल टू 8। देखिए 2 का मल्टीप्लाई मैं सारे में कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई। अब आप देख रहे हैं कि आपके कोएफिशिएंट 6 के बराबर हो गए। इसका मतलब आप इसे क्या कर दीजिए, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, 4y - 3y आपको y मिल जाएगा और 9 - 8 आपको 1 मिल जाएगा। y की वैल्यू 1 आते ही आप चाहे पहली वाली इक्वेशन में रखिए चाहे दूसरी वाली इक्वेशन में रखिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है, ज़रा इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। इन्होंने क्वेश्चन आपको सीधे वैसे नहीं दिया, इन्होंने आपको दिया है x/10 + y/5 + 1 इक्वल टू 15। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में बहुत ढेर सारे नंबर दिए गए हैं। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी चीज़ें सही हो जाएं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो ये जो +1 है इसको उधर ले जाता हूँ। तो ये हो गया मेरा x/10 + y/5 इक्वल टू 15 - 1 कितना हो गया, 14। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें मालूम है कि हमारी जनरल इक्वेशन में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहता, तो इसका मतलब मुझे 10 और 5 को गायब करना होगा। या मैं ये कहूँ कि इस इक्वेशन को मुझे a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 की फॉर्म में लाना है। और इस फॉर्म में लाना मतलब डिनोमिनेटर में कुछ भी ना होना। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास जो x/10
प्लस वाई बाय 5 इक्वल टू 14 आया है, इसमें मैं 10 और 5 को अगर एलसीएम निकालूं तो मुझे इसमें भी 2 का गुणा करना होगा। तो ये हो गया मेरा x प्लस 2y अपॉन 10। अपॉन 10 क्यों? क्योंकि अब दोनों का डिनोमिनेटर आपको 10 मिल गया, कोई दिक्कत, इक्वल टू 14। तो आपको x प्लस 2y की वैल्यू कितनी मिल गई? 140। देखिए अब आपकी ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में आ गई जो पहले डिनोमिनेटर में दी गई थी। यहाँ तक पहुँचने के बाद चाहे आप एलिमिनेशन लगाइए चाहे कुछ भी लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप दूसरी क्वेश्चन की तरफ, दूसरा जो इक्वेशन है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आपको दिया है x बाई 8 प्लस y बाई 6 इक्वल टू 15। आपको मालूम है 8 और 6 का एलसीएम होता है 24। इसका मतलब 6 4 जा 24, 8 3 जा 24। मैंने नीचे 24 ले लिया, 3x हो गया ये, क्योंकि 3 का इंटू ऊपर भी होगा, और ये हो गया 4y इक्वल टू 15। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मालूम है मुझे कि 3x प्लस 4y अपॉन 24 इक्वल टू 15 दिया है, तो 3x प्लस 4y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 24, जो आपको मिल जाएगा 360। ठीक है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपको जनरल फॉर्म में ना दिया हो तो उसे जनरल फॉर्म में आप बदल दें। तो आपके पास ये 2 इक्वेशन निकल के आई, और कैसे निकल के आई वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको अगर एलिमिनेशन मेथड कहा गया है तो आप पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहली वाली इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 280। ठीक है। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 360, वैसी की वैसी। 4y आपको सेम मिल गया, माइनस कर दीजिए। 360 में से 280 जाएगा तो कितना बचेगा? 80, और माइनस की साइन भी लगेगी क्योंकि माइनस 360 बड़ा है। और 2x माइनस 3x करेंगे तो आपको माइनस x मिल जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 80। x की वैल्यू 80 आने का मतलब ये हुआ कि आप उसको पहली वाली इक्वेशन में ही पुट कर दीजिए। तो 80 प्लस 2y इक्वल टू 140। 140 में से 80 गया, कितना बचा? 60। 2 से भाग देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। तो आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 80, y इक्वल टू 30। कोई दिक्कत? अब अगर आपको देखना है कि क्या ये मेरा आंसर सही है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस वाली इक्वेशन को पकड़िए, इसमें अगर x की वैल्यू 80 डालेंगे तो 80/10 कितना हो गया? 8। y की वैल्यू 30 डालेंगे, 5 से भाग देंगे 6 और 1 ये 8 6 14 1 15। क्या आपको RHS में 15 दिख रहा है? हाँ, इसका मतलब मेरा ये आंसर सही है। और आंसर सही करने के लिए दूसरे में चेक कर लीजिए। 80/8 करेंगे तो कितना मिलेगा? 10। 30/6 करेंगे तो कितना मिलेगा? 5। और 10 5 15। इसका मतलब ये जो मेरा सॉल्यूशन आया है वो सॉल्यूशन बिल्कुल सही आया है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आइए। ठीक है। तो मैंने सॉल्यूशन भी इसके अंदर आपको बता रखे हैं कि आपको सॉल्यूशन कैसे लिखने हैं, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करें। अब जैसे देखिए आपके पास ये क्वेश्चन आया, आपको बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सीधे आपको बोल दिया है कि इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या किया जाए कि हमारा आंसर आ जाए? देखिए आप इस क्वेश्चन को, 1/2x माइनस 1/y इक्वल टू -1 और 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू 8, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें हमें आसानी से चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, उसमें हम क्या करें ऐसा कि हमको आसानी से चीज़ें मिल जाएं। आप देख रहे हैं कि x आपका डिनोमिनेटर में है और y भी आपका डिनोमिनेटर में है। अगर मैं यही चीज़ आपको x/2 माइनस y/4 इक्वल टू 3 देता, तब आप बोलते कि सर इसमें 2 का इंटू कर दो
तो ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 12 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 का गुणा इधर हो जाएगा और आपका ये जनरल फॉर्म आ गया। लेकिन यहाँ पे x आपको डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे क्वेश्चनों में अगर ध्यान से आप समझिएगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं 1/x को m मान लूँ और 1/y को अगर मैं n मान लूँ, तो मेरी ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी ज़रा आप देखिए। 1/2 इंटू 1/x की वैल्यू कितनी है m, माइनस 1/y की वैल्यू कितनी है n, इक्वल टू -1। कोई दिक्कत? 1/2x का मतलब होता है 1/2 इंटू 1/x, चाहे तो आप इसे चेक करके देख लीजिए। 2 इंटू एक्स आपको 2x मिल गया और 1 1 जा 1। तो आपको एक चीज़ समझ में आई, जब भी ऐसे डिनोमिनेटर में चीज़ें आने लगें तब आपको कोई एक ऐसी चीज़ लेनी है जो दोनों में कॉमन हो। और आप देख रहे हैं कि 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, 1/y इसमें भी है, 1/y इसमें भी है। इतनी चीज़ें आपको अगर पता चल जाती हैं तो आप देखते हैं कि मैं 1/x को m मान लिया और 1/y को मैंने n मान लिया। तो आप देख रहे हैं पहली वाली इक्वेशन हो जाएगी आपके पास m/2, दूसरी वाली इक्वेशन हो गई -n इक्वल टू -1। अब आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे आपको 2 का गुणा करना होगा, तो ये हो जाएगा m-2n और ये 2 पूरा उधर जाके इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरी वाली इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे अगर आप, तो आप देखेंगे 1/x को मैंने m लिया था प्लस 1/2y दिया है, तो इस बार क्या हो जाएगा 1/2 इंटू n, 1/y की वैल्यू कितनी n इक्वल टू 8। फिर आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 2m प्लस n इक्वल टू 16। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखिए इन्होंने कैसे किया है। आपको पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन को कैसे चेंज करना है वो समझ में आ गया। मान लीजिए आपके पास जो पहली इक्वेशन थी क्या निकला था मेरा, उसमें m/2 माइनस n माइनस 1, तो उससे मेरा क्या निकला था m-2n इक्वल टू -2। और दूसरी वाली इक्वेशन जो थी मेरी वो थी 2m प्लस n इक्वल टू 16। अब मेरे को ये बताने की तो ज़रूरत नहीं कि क्या आप इसमें से m और n की वैल्यू निकाल लेंगे। आप बोलेंगे कि सर ये दोनों इक्वेशन m और n की लीनियर इक्वेशन है, मैं m का इसके अंदर कोएफिशिएंट बराबर करके एलिमिनेशन मेथड से m और n की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मान लीजिए आपकी m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 6 आ गई, तो m की वैल्यू और n की वैल्यू नहीं, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें मालूम है कि अगर m की वैल्यू 5 आई है तो इसका मतलब तो यही हुआ, m हमने किसको लिया था 1/x को, तो x की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 1/5। ये होगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन में कभी कभार आपको डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन नहीं दी रहेगी, तो उसे डिड्यूस करने के लिए हम लोग कुछ ऐसे टर्म लेते हैं जिससे हमारा आसानी से आंसर निकल आए। देखिए आप एक क्वेश्चन और आपको समझ में आएगा। ये देखिए, इस क्वेश्चन की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो आपको x प्लस वाई इधर भी मिल रहा है, x प्लस वाई इधर भी मिल रहा है, x माइनस वाई इधर भी मिल रहा है, x माइनस वाई इधर भी मिल रहा है, और सारी चीज़ें डिनोमिनेटर में मिल रही हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने m को 1/x प्लस वाई के बराबर मान लिया और n को 1/x माइनस वाई के बराबर मान लिया। जैसे ही आप इनको मान लेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये हो गया 5, 1/x प्लस वाई कितना हो गया m, माइनस 2 1/x माइनस वाई कितना हो गया n इक्वल टू -1। तो पहली वाली इक्वेशन आपकी किस में बदल गई 5m-2n इक्वल टू -1। दूसरी वाली इक्वेशन की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे 15 1/x प्लस वाई कितना हो गया m, प्लस 7 1/x n इक्वल टू 10। और जो पहली वाली इक्वेशन थी उससे मेरा क्या निकला था 5m-2n इक्वल टू -1। अब आपके पास दो इक्वेशन हैं
और दोनों इक्वेशन m और n, मेरे पास दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन हैं, मेरे m और n के आंसर निकल आएंगे। मान लीजिए उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपका m का आंसर 6 और n का आंसर 7 निकला। ठीक है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 1/x प्लस वाई की वैल्यू 6 है और 1/x माइनस वाई की वैल्यू 7 है कि नहीं, जो हमने अभी एज्यूम किया था शुरुआत में। तो इन दोनों से आपको क्या मिल गया, अगर 1/x प्लस वाई आपका 6 है तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 1/6। उसी तरीके से 7 निकला था तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 1/7। अब आप देख रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, मेरी x और y की वैल्यू आ जाएगी। y से y कैंसिल, जोड़ने पे 2x इक्वल टू 13/42। मैंने 1/6 को 1/7 में जोड़ दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13/2 दूनी 4, 84, 13/84। देखिए अब आप इस क्वेश्चन को कैसे किया है। इन्होंने साफ सफा आपको पहले ही बता दिया कि 1/x प्लस वाई को मैंने u माना और 1/x माइनस वाई को मैंने v माना। तो आपकी ऊपर वाली इक्वेशन इन दो फॉर्म में चेंज हो गई। इन दोनों फॉर्म को सॉल्व करने पे, जो ये दोनों फॉर्म हैं इनको सॉल्व करने आता होगा अब आपको, मेरे को ये इस चीज़ में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि u और v के अगर दो वेरिएबल के हमें दो इक्वेशन दी गई हैं तो चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से चाहे एलिमिनेशन से किसी से भी आप u और v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तब भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। पहली वाली इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया मेरा, 15u माइनस 6v इक्वल टू -3। और दूसरी वाली इक्वेशन मुझे क्या दी है, 15u प्लस 7v इक्वल टू 10। ठीक है, आप देख रहे हैं 15 मेरा कोएफिशिएंट बराबर आ गया, माइनस माइनस माइनस, 7 6 13v और -10 -13, -13 से -13 कैंसिल, v की वैल्यू कितनी आ गई, 1। v की वैल्यू 1 आने का मतलब ये हुआ कि 1/x माइनस वाई की वैल्यू आई आपकी 1। तो इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, जैसे ही आपको v की वैल्यू 1 मिलती है आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आप देखेंगे 5u माइनस 2 इक्वल टू -1। ठीक है, और ये +2 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा आप, 5u माइनस 2v इक्वल टू -1। v की वैल्यू आपकी 1 आई थी तो 5u माइनस 2 इक्वल टू -1, तो 5u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 प्लस 2 कितना हो गया, 1। u की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। अब अगर u की वैल्यू 1/5 है तो इसका मतलब 1/x प्लस वाई की वैल्यू भी 1/5 है। 5 इधर गया, x प्लस वाई इधर गया, तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और x माइनस वाई की वैल्यू हमने निकाल रखी है 1। दो इक्वेशन और इस बार हमारे पास दो अननोन कौन से हैं, x और y। मेरे ख्याल से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अब आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कभी कभार डायरेक्ट वे में लीनियर इक्वेशन नहीं दिया रहेगा तो आपको कुछ एज्यूम करके क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, इन्होंने दिया है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, 8v माइनस 3u इक्वल टू 5uv और 6v माइनस 5u इक्वल टू -2uv। अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूँगा सॉल्व, आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे आपको मानने के लिए भी कुछ भी नहीं है तो आप कैसे मानेंगे, आपको v और u की वैल्यू निकालनी है, आप कैसे मानेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये uv वाली टर्म ही मुझे परेशान कर रही है, मैं क्या करूं ऐसा कि मेरी ये uv वाली टर्म सही हो जाए। तो मैंने बोला, मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन लेके ही दिखाता हूँ, 8v माइनस 3u, 8v माइनस 3u इक्वल टू 5uv आपको दिया हुआ। ठीक है, हमें मालूम है कि अगर मैं इसे इससे मैच कराऊं तो मैंने आपको बताया था
कि एक x का कोएफिशिएंट मिलना चाहिए, एक y का कोएफिशिएंट मिलना चाहिए और एक कांस्टेंट मिलना चाहिए। आपको यहाँ पे v का कोएफिशिएंट मिल रहा है, u का कोएफिशिएंट मिल रहा है, लेकिन कांस्टेंट नहीं मिल रहा, उसके साथ भी u और v जुड़ा हुआ आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाए? 8v माइनस 3u इक्वल टू 5uv अगर आपको दिया हुआ है तो मैंने क्या किया, पूरे के नीचे uv से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को एक कांस्टेंट मिल जाए। अब अगर मैं uv से पूरे को डिवाइड करूँगा तो पहले वाले में मेरा क्या आ जाएगा, 8/u। दूसरे वाले में मेरा क्या आ जाएगा, -3/v। और तीसरे वाले में मेरा क्या आ जाएगा, 5। ठीक है। इसी तरीके से दूसरी वाली जो इक्वेशन दी गई है उसमें भी आपकी कुछ चीज़ें निकल के आएंगी इसी टाइप से। ठीक है। आपको 2 इक्वेशन मिल जाएगी जब आप uv को डिवाइड करेंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? मुझे अगर u और v की वैल्यू चाहिए तो हम अभी पीछे ही पढ़ के आ रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर में चीज़ें दी हों तो आप क्या करिए, 1/u को x मान लीजिए और 1/v को y मान लीजिए। तो x और y की जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए और u की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो आप देखिए, अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को इससे चेंज करूँ तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 8x माइनस 3y इक्वल टू 5। और दूसरी वाली इक्वेशन को चेंज करूँ तो 7x माइनस 2y इक्वल टू 6। ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लाना था। अब आप देख लीजिए इसको कैसे किया इन्होंने। देखिए, आपको यहाँ पे पहले uv का डिवाइड करके दिखाया, उसके बाद 1/u को इन्होंने x ले लिया, 1/v को इन्होंने y ले लिया। जैसे ही लेंगे यहाँ पे पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन इसमें बदल जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके से सॉल्व करिए, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए आपको x और y की वैल्यू मिल गई, एक मिली 31/32 और एक मिली आपको 23/11। जैसे ही आपको x और y की वैल्यू मिली, मान लीजिए आपको x की वैल्यू 31/32 मिली और आपको मालूम है x इक्वल टू 1/u होता है। तो यहाँ पे अगर आप 31/32 इक्वल टू 1/u रखेंगे तो आपको u की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 32/31। या मैं ये कहूँ कि x इक्वल टू 1/u का मतलब यही हुआ कि जो x है उसका रेसिप्रोकल है आपका u। ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3/2। इसको हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में आपने कुछ भी नहीं किया, आपने पहले uv से डिवाइड किया, आपको कुछ ये टर्म आ गई, मिल गई। उसके बाद आपने देखा कि ये अभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा तो आपने 1/u को x मान लिया और 1/v को y। जैसे ही आपने ये दोनों चीज़ मानी, आपकी इक्वेशन कुछ ये बन के आ गई। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने आपको आता ही है, इससे आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हमें मालूम है हमें u और v की वैल्यू निकालनी है। तो u किसके बराबर था, 1/x के, और y किसके बराबर था, 1/v के। तो ये दोनों चीज़ आपने पुट करी और आपका आंसर निकल कर आ गया, देख लीजिए। ठीक है। इसी टाइप से आपका ये भी क्वेश्चन है, देखिए आप इसको। इसमें 3 बाहर दे रखा है इन्होंने, तो 3 बाहर देने से आपको घबराना नहीं है। अब 3 को पहले ही इंटू कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 6u प्लस 3v इक्वल टू 7uv। अब uv से आप डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6/v प्लस 3/u इक्वल टू 7। ठीक है। मैंने पहली वाली इक्वेशन को दिखाया है आपको। और 1/v को अगर आप x मानेंगे तो ये हो जाएगा 6x, 1/u को अगर आप y मानेंगे तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 7। और हम वहाँ पे बता देंगे कि हमने 1/v को x माना है और 1/u को हमने y माना है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। दूसरे पे अगर आप आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3u प्लस 9v इक्वल टू 11uv। अब ये 3 का मल्टीप्लाई सब में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये 3 का मल्टीप्लाई केवल 2 ब्रैकेट के आगे दे रखा है, इसीलिए ये 3 का मल्टीप्लाई आपने 11 में
नहीं किया। ये छोटी छोटी चीज़ें मैथ में आपको ध्यान रखनी है, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो मैंने इस वाली क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाया। अब आप देख रहे हैं कि ये यूवी मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। मैंने यूवी को पूरे में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया मेरा 3/v प्लस 9/u इक्वल टू 11। और मैंने 1/v और 1/u को मान ही लिया था। दोनों चीज़ मानने के बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर दिखा दिया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको अब डिड्यूस करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत? तो कभी भी आपको अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे देखिए 1/√x प्लस 2/√y इक्वल टू 3, मान लीजिए आपको एक ये दिया है और दूसरा दिया है -3/√x प्लस 1/√y इक्वल टू 4, और आपको पूछा जा रहा है कि x और y का आंसर निकालो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि √x और √y आपका दोनों में दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी सहूलियत के लिए 1/√x को m मान लिया और 1/√y को मैंने n मान लिया। जैसे ही मैं m और n मानूंगा, मेरा ख्याल से कि आप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। पहली वाली इक्वेशन जो है वो आपकी बदल जाएगी m प्लस 2n इक्वल टू 3 में। क्यों? क्योंकि 1/√x को आपने m माना है और 1/√y को आपने n। और जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो आपकी बदल जाएगी -3m प्लस n इक्वल टू 4 में। और आपके पास m प्लस 2n इक्वल टू 3 और -3m प्लस n इक्वल टू 4 को आप सॉल्व करके m और n की वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए आपकी m की वैल्यू 5 आ गई और n की वैल्यू 6। देखिए आप, m की वैल्यू आपकी 5 आ गई और n की वैल्यू 6। अब आपने m किसको माना था? 1/√x को। तो 1/√x इक्वल टू 5। आपको x की वैल्यू चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर मैंने क्यों किया? ताकि मेरा ये रूट गायब हो जाए। तो ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा 25। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/25। कोई दिक्कत? इसी तरीके से जब आपको n इक्वल टू 6 आया आपका, तो आप इसे क्या ले लेंगे? 1/√y इक्वल टू 6, या मैं बोलूँ 1 इक्वल टू 6√y। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो 1, 6 छके 36 और √y का स्क्वायर करेंगे तो y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/36। तो इस क्वेश्चन में भी आपने देखा कि इसी टाइप से ये सवाल किए गए हैं। आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको ये देखना होता है कि ऐसी कौन सी टर्म है जिसे मैं कॉमन ले लूँ और मेरी इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी टाइप से देखिए आप, -3/x माइनस वाई प्लस 2/x प्लस वाई इक्वल टू 1। और दूसरा आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो दिया है 2/x प्लस वाई माइनस 3/x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो आपको देखना ये है कि x माइनस वाई रखा कहाँ गया है। देखिए मैंने दूसरी वाली इक्वेशन में x प्लस वाई पहले रखा है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोच के चल रहे हैं वो उसी टाइप से क्वेश्चन बनाए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में 1/x माइनस वाई को m मान लेता हूँ और 1/x प्लस वाई को n मान लेता हूँ, तो मेरी इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी? -3m प्लस 2n इक्वल टू 1, और यहाँ पे x प्लस वाई पहले है तो 2n माइनस 3m इक्वल टू 4, ठीक है। अब आपको ये m अगर पहले लाना हो तो आप जाहिर सी बात है इस पूरे में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? माइनस का। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 3m माइनस 2n इक्वल टू -4। -4 किस लिए? क्योंकि माइनस की साइन आपको पूरे में मल्टीप्लाई करनी होगी। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि
आप बेस समझते जा रहे हैं, आप ये समझते जा रहे हैं कि आखिर में हमने लीनियर इक्वेशन को कौन कौन तरीके से पढ़ा। तो आपने लीनियर इक्वेशन को पहले तो लीनियर इक्वेशन की तरीके से ही पढ़ा, जिसमें आप आराम से उसको सब्स्टिट्यूट और एलिमिनेट करके कर रहे थे। बाद में इन्होंने कोशिश करी कि आपको थोड़ा सा चेंज करके दे। तो चेंज करने का मतलब ये हुआ कि वो अब आपको x की वैल्यू डायरेक्ट या लीनियर इक्वेशन डायरेक्ट नहीं देंगे, वो कुछ ऐसा करेंगे कि आपको उससे पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। और लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने का मतलब, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना हो तो मैं बोलूँगा कि सर आप 1/√x को m ले लीजिए और 1/√y को n ले लीजिए। और यही कुछ मैंने इसमें किया। ये हो जाएगा मेरा, किस में बदल जाएगा, 2m + 3n = 4 में। यहाँ तक आपको अगर मेरी बात समझ में आ जाएगी तो दो इक्वेशन आपकी m और n की फॉर्म में आएंगी। उससे आप m और n की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आपकी m और n की वैल्यू निकल गई तो आपकी x और y की भी वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि आपने m और n को x और y के टर्म में माना था। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा होने के कारण हम इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। और आपसे मेरा ये आग्रह है कि अगला लेक्चर देखने से पहले आप ज़रूर ये लेक्चर देख लीजिए, ताकि धीरे धीरे आपका बेस, आपकी चीज़ें और जो क्वेश्चन आपको आने चाहिए वो किस किस टाइप से बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी आपको हो। ये सब लेक्चर केवल एकेडमिक देख के नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अगर मैं आपको अगर सही में बात बताऊं तो 9, 10, 8, 6 अगर इन सारी क्लासों की किताबें आपको अगर अच्छे से पता हैं तो 10वीं के बाद भी आपको कभी भी आगे के एग्ज़ामों में दिक्कत नहीं होंगी, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी अधिकतर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही संबंधित रहती हैं। चाहे आप फिज़िक्स में जाइए, चाहे केमिस्ट्री में जाइए, चाहे कहीं पे भी जाइए। तो इन सारे लेक्चरों को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। और हमारे पास एक क्वेरी आई थी कि सर आप लोगों ने मतलब कि जो आप वीडियो बना रहे हैं, इन वीडियो के अंदर स्टाइल नहीं है, या फिर मतलब मैं ये कहूँ कि इनके अंदर आप अच्छे से मतलब कोई चीज़ लिख नहीं रहे हैं, या प्रोफेशनल की तरह ये चीज़ें नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपको प्रोफेशनल बना नहीं रहा हूँ। यहाँ पे मेरा काम आपको प्रोफेशनल बनाना नहीं है, या मेरा काम ये नहीं है कि मैं पहले से ही लेक्चर प्रिपेयर करके आऊँ और आपके सामने वो लेक्चर दूँ। हम लोग यहाँ पे चीज़ों को साथ साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अनुसार हम लोग अपने आप को ढाल रहे हैं। कहने की बात ये हुई कि अगर कोई चीज़ आप पहले से नहीं पढ़े हैं और उसको पढ़ने का तरीका अगर आपको समझना है तो आपको एकदम इनिशियल वे से चलना होगा। मैं वही चीज़ आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको सीधे फार्मूले या सीधे क्वेश्चन दे के कि इनको ऐसे सॉल्व करना चाहिए, मैं ये चीज़ें आपको नहीं बता रहा, और ये मेरा कभी भी एम भी नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन देखकर आपके दिमाग में इतना समझ में आ जाए कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आंसर निकालने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, इसी कामना के साथ हम लोग आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।